हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गौतम कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, हमने हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। क्लास 10th के लिए हम हिस्ट्री कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी उसकी वीडियोस अपलोड कर दी है चैप्टर 1 की। अगर आपने वो नहीं देखी है तो कृपया वो जाके देख लें, हमारे चैनल में आपको मिल जाएगी। ठीक है, और मैंने यहाँ भी चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। तो इसके भी मैंने दोस्तों 2 पार्ट्स ऑलरेडी, शुरुआती पार्ट्स जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो कृपया वो जाके देख लें ताकि उससे आपको प्रॉपर जो है वो अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर के बारे में हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों हमने 2 पार्ट्स तो इसके अपलोड कर दिए हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो इसका तीसरा पार्ट करने वाले हैं। और तीसरे पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हाइजीन, है ना, डिजीज और एवरीडे रेजिस्टेंस। जो उस टाइम पे इंडो चाइना वाले रीजन में, यानी कि जो मेनली हम वियतनाम के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे किस तरीके से जो डे टू डे रेजिस्टेंस है वो हुआ करता था उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। एजुकेशन वॉज नॉट द ओनली स्फीयर ऑफ एवरीडे लाइफ इन विच सच पॉलिटिकल बैटल अगेंस्ट कॉलोनलिज्म वर फॉट। ओके, तो क्या बोला जा रहा है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें देखी थी कि उस टाइम पे एजुकेशन किस तरीके की थी, वो चीज़ें वहाँ पे हमने देखी थी, है ना। तो क्या कहा जा रहा है कि एजुकेशन ही एकमात्र हमारा स्फीयर नहीं होता, एजुकेशन ही एकमात्र सहारा नहीं होता हमारी लाइफ के लिए। हमको उसके साथ साथ क्या है दोस्तों, कि जो पॉलिटिकल बैटल्स होती है, राजनीतिक लड़ाइयाँ जो होती है राज करने के लिए, कॉलोनियलिज्म के लिए, रूल करने के लिए जो लड़ाइयाँ होती है, इन लड़ाइयों में भी हमको क्या लेना पड़ेगा, भाग लेना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, हमको आंदोलन करने पड़ेंगे और पॉलिटिकल जो राइट्स हैं अपने वो भी क्या करने पड़ेंगे, हमको लेने पड़ेंगे। यह यहाँ पे कहा गया कि एजुकेशन ही एकमात्र सहारा नहीं है। एंड इन मैनी अदर इंस्टीट्यूशन we can see the variety of small ways in which the colonized expressed their anger against the colonizer। ओके दोस्तों, तो क्या है, ये बोला जा रहा है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस में इनका बहुत ज़्यादा विरोध भी होता है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं फ्रेंच के, जो फ्रेंच लोग जो होते हैं उनके थ्रू जो इस्टेब्लिश किए जाते हैं इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे भी काफ़ी जगह क्या होता है दोस्तों, विरोध देखने को मिलता है। किसके, कॉलोनाइज़र के विरुद्ध। ठीक है, जो वहाँ पे रूल कर रहा है उनके विरुद्ध वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे एंगर, जो वहाँ गुस्सा है वो भी प्रकट किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हम प्लेग। ओके, प्लेग स्ट्राइक्स हनोई, है ना। अब हनोई क्या है दोस्तों, हनोई है दोस्तों वियतनाम की राजधानी, जो कि वर्तमान राजधानी भी है वियतनाम की, हनोई। तो हनोई में क्या है, हनोई में प्लेग जो है ना। प्लेग क्या होता है, प्लेग का मतलब होता है महामारी। ठीक है, महामारी जो कि हनोई में फैली थी उसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। चूंकि हम यहाँ पे हेल्थ, डिजीज, हाइजीन्स वगैरह के लेके बात करने वाले हैं तो हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। Take the case of health and hygiene when the French set about creating a modern Vietnam. They decided to rebuild Hanoi। अब जब फ्रेंच ने सोचा कि हम यहाँ पे मॉडर्न वियतनाम इसको बनाने वाले हैं, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, उनको जो हनोई है उसको वो रीबिल्ड करने में लग गए। एंड द लेटेस्ट आइडिया अबाउट आर्किटेक्चर एंड मॉडर्न इंजीनियरिंग स्किल्स वर एम्प्लॉयड टू बिल्ड अ न्यू एंड मॉडर्न सिटी। और तो हनोई को वो मॉडर्न सिटी बनाना चाहते थे, तो वहाँ पे बढ़िया 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 आर्किटेक्ट, है ना, और जो इंजीनियरिंग स्किल्स वाले लोग हैं उनको बुलाया गया। ठीक है, इन 1903 the modern part of Hanoi was struck by bubonic plague, है ना। अब ये बबोनिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, बबोनिक से मतलब क्या है, सूजन से रिलेटेड, है ना। यहाँ पे जो गले से रिलेटेड, गिल्टी से रिलेटेड होता है ना, वो वहाँ पे प्लेग जो है वो वहाँ फैल गया। एंड इन मैनी कॉलोनियल कंट्रीज मेजर्स टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीज क्रिएटेड सीरियल सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, बट इन हनोई इवेंट्स टुक अ peculiarly इंटरेस्टिंग टर्न। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे जो लोग हैं, कंट्रीज़ हैं, कॉलोनियल कंट्रीज़ हैं, वो इसको रोकने में लग गए कि भाई हमको इसको कंट्रोल करना चाहिए। उसके बीच में फिर उसी को लेकर, इस प्लेग को लेकर सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो गए कंट्रीज़ के बीच में, है ना। तो यहाँ पे जो है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है हनोई के अंदर। ठीक है, इस इवेंट के बाद होने से। ओके, एंड द फ्रेंच पार्ट ऑफ हनोई वॉज बिल्ट एज अ ब्यूटिफुल एंड क्लीन सिटी विथ वाइड एवेन्यूज
and a well laid out sewer system, while the native native quarters was not provided with any modern facilities, and they refused from the old city drained straight out into the river, and during heavy rains or flood overflowed into the streets, and thus what was installed to create a hygienic environment in the French city became the cause of the plague. अब यहाँ पे क्या बात आती है, अब यहाँ पे दोस्तों ये बात आती है कि यहाँ पे अगर हम देखें, जो हमने यहाँ देखा अभी, है ना, तो यहाँ पे बढ़िया फ्रेंच जो पार्ट है हनोई का, है ना, जो फ्रेंच पार्ट है जहाँ पे फ्रेंच लोग रहा करते थे मेनली, वो वाला पार्ट, तो वहाँ पे उसको तो बढ़िया ब्यूटीफुल और क्लीन सिटी बना दिया गया। बढ़िया अच्छे अच्छे एवेन्यू, मतलब अच्छे अच्छे व्यूज़ वहाँ पे बन गए, और बढ़िया एक तरीके से बहुत ब्यूटीफुल सिटी उन्होंने बना दी। ठीक है, लेकिन वहाँ पे दोस्तों जो नेटिव, जो अपनी हनोई थी, नेटिव क्वार्टर्स का मतलब ये है कि वहाँ जहाँ पे वियतनाम के लोग रहा करते थे, है ना, मेनली वहाँ के जो लोकल लोग रहा करते थे, उनको कोई किसी भी तरीके की मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं दी गई। ठीक है, एंड दे रिफ्यूज फ्रॉम द ओल्ड सिटी ड्रेन्ड स्ट्रेट, और उन्होंने क्या बोला कि ये जो ड्रेनेज था वहाँ का, अब जो नदियों की बात अगर हम कर दी जाए, तो वहाँ का जो ओल्ड सिटी ड्रेन है, अब वो ये नहीं चाहते थे कि वो सीधे जाके क्या हो जाए, रिवर में मिल जाए। ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग हैवी रेन्स और फ्लड, जब भी हैवी रेन और फ्लड आता था, तो वहाँ क्या होता था दोस्तों, सड़कों में भी पानी आ जाता था और ओवरफ्लो हो जाता था। ओके, इसीलिए, एंड दस व्हाट वाज इंस्टॉल्ड टू क्रिएट हाइजीनिक एनवायरनमेंट इन फ्रेंच सिटी बिकेम द कॉज ऑफ प्लेग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उनके जो हाइजीनिक एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है, तो हाइजीनिक एनवायरनमेंट के लिए अगर वहाँ पे अपन देखें क्या, कि हाइजीनिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए वहाँ पे जो चीज़ें लगाई गई है थी दोस्तों, कहाँ पर, फ्रेंच सिटी में। ठीक है, तो जो फ्रेंच वाला पार्ट था ना, वो वहाँ पे जो चीज़ें लगाई गई थी, उनके कारण यहाँ पे क्या फैला था, प्लेग फैला था। ठीक है, and the large sewers in the modern part of the city, a symbol of modernity, were an ideal and protected breeding ground for rats. Okay, तो मेनली क्या है, जो बड़े बड़े गंदे नाले थे, सीवर थे मॉडर्न सिटी के अंदर, जो सिटी है ना, जो मॉडर्न पार्ट है सिटी का, उसमें वो क्या बोले कि यही है, क्या है, मॉडर्निटी का सिंबल, है ना, एंड क्या है फिर, वन एन आइडियल एंड प्रोटेक्टेड ब्रीडिंग ग्राउंड। अभी क्या बोला इन्होंने कि भाई प्रोटेक्टेड ब्रीडिंग ग्राउंड है, किसके लिए, रेड्स के लिए, मतलब चूहों के लिए, क्योंकि गंदा नाला है ना। अब इसको ये ऐसी बात बोल रहे हैं, एंड द सीवर्स ऑल्सो सर्व्ड एज अ ग्रेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अलाउिंग द रेड्स टू मूव अराउंड द सिटी विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसका मतलब बढ़िया चूहे क्या है, अपने गंदे नाले से, नाले के थ्रू बढ़िया इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा प्रोवाइड करा देते हैं। क्यों भाई, नाली के अंदर से चूहा जाएगा, नाली के अंदर से चूहा जाएगा तो बढ़िया आसानी से चला जाएगा, उसको कोई भी इंसान परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर सामने से जाएगा तो चूहा, अगर मान लो रोड से जाता है, तो रोड में उसकी हत्या हो जाएगी, या कोई मार देगा, या अगर किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगा। तो ये बढ़िया एक बहुत ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको प्रोवाइड करता है ना, ये बताया बढ़िया इन्होंने, है ना। एंड रेट्स बिगिन टू एंटर द वेल केयर्ड for homes of the French through the sewage pipes. ओके, सीवेज पाइप्स के थ्रू जाते थे बढ़िया, है ना, फ्रेंच के घरों में। अब क्या होता था कि ये तो क्या है, बहुत फ्रेंच लोग जो थे बहुत ही स्वार्थी किस तरीके से थे, है ना। वैसे तो हम अंग्रेज भी बहुत स्वार्थी थे। अब इन्होंने अपनी सिटी तो अच्छी कर ली, अब जब इन्होंने अपनी सिटी अच्छी कर ली और उनको जो है बिल्कुल गंदे नाले वहाँ पे छोड़ दिए, जो सिटी थी, है ना, जो मान लो वो जो अपने वियतनामी जो लोकल लोग रहते हैं वहाँ पे, तो बढ़िया इन्होंने छोड़ दिया, जैसा कि वैसा गंदे नाले जैसे हैं वैसे ही छोड़ दिए, ये कर दिए वो कर दिए। तो बढ़िया ये जो चूहे हैं ना, अब ये चूहों के लिए बढ़िया काम छोड़ दिया था इन्होंने। तो यही चूहे क्या करते थे, बढ़िया नाले वाले से होकर जाकर पूरे पाइप से घुस जाते थे, और ये पाइप से सीधे सीधे गए वो जो फ्रेंच लोगों के अंदर, मतलब फ्रेंच लोगों के घर में चले जाते थे। ओके, तो ये बड़ा अच्छा काम होता था, सीवेज पाइप्स के थ्रू ये चले जाते थे। ओके, व्हाट वाज टू बी डन, देखते हैं फिर, रेड हंट। अब रेड हंट का मतलब क्या है दोस्तों, टू स्टेम द इन्वेजन, दिस इन्वेजन
A rat hunt was started in 1902. The French hired Vietnamese workers and paid them for each rat they caught. अब ये चूहों का आतंक क्या हो गया ना, इतना बढ़ गया कि चूहे पकड़ने के लिए भाई साहब इन्होंने क्या रख लिए, इन्होंने वियतनामीज वर्कर रख लिए कि आप चूहे पकड़ के बताइए और जितने चूहे पकड़ेंगे ना आपको उतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, हर एक चूहे का पैसा मिलेगा भैया आपको। ठीक है, तो 1902 में इन्होंने ये स्टार्ट कर दिया। एंड रेट्स बिगिन टू कैट इन थाउजेंड्स, तो हजारों में चूहे पकड़े जाने लगे गए। एंड 30 मई ऑन 30 May, for instance, 20,000 were caught, but still there seemed to be no end. ओके, 20,000 पकड़े गए 30 मई को। ओके, लेकिन ये भी इसका अंत नहीं था। ठीक है, इसके बाद और था अभी। एंड फॉर द वियतनामीज द रेड हंट सीम्ड टू बी प्रोवाइड एन अर्ली लेसन इन द सक्सेस ऑफ कलेक्टिव बारगेनिंग। ठीक है, कलेक्टिव बारगेनिंग का मतलब क्या हो गया दोस्तों? ओके, क्या होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग? यानी सामूहिक सौदेबाजी। अब सामूहिक सौदेबाजी क्या कि भाई सभी मिलके यहाँ पे क्या होगा, सभी मिलके यहाँ पे अब सौदेबाजी करने लगे। सौदेबाजी किस तरीके से? बार्गेनिंग करने लगे, है ना। ये जो रेड हंटिंग थी ये इनके लिए बढ़िया, एक बार कह सकते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग का सक्सेसफुल एक तरीके से ऑपरेशन टाइप हो गया। एंड दोज हु डिड द डर्टी वर्क फॉर एंटरिंग सीवर्स फाउंड दैट इफ दे came together, they could negotiate a higher bounty. Okay, higher bounty, and they also discovered innovative ways to profit from this situation. ठीक है, तो क्या था, ये इन्होंने बोला कि भाई क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं। इन्होंने डर्टी, अब जो बेचारे सीवर में उतरते थे, गंदे नाले में उतरते थे, क्या पकड़ने के लिए? रेट्स पकड़ने के लिए। तो रेट्स पकड़ने के लिए जब वो उतरते थे तो उन्होंने क्या बोला कि अगर हम सभी साथ आ जाएं, ठीक है, अगर हम सभी साथ आ जाएं। बाउंटी मतलब क्या होता है? बाउंटी मतलब होता है दोस्तों इनाम। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अगर हम साथ आ जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत ही ऊंचा इनाम जो है, प्रॉफिट जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, एंड दे डिस्कवर्ड इनोवेटिव वेज, तो उन्होंने क्या किया, इनोवेटिव वेज भी खोजे, इनोवेटिव तरीके भी उन्होंने निकाल लिए। क्या करने के? इनोवेटिव तरीके भी उन्होंने निकाल लिए प्रॉफिट कमाने के, कि हम अगर हम इस सिचुएशन में भी हैं तो हम किस तरीके से प्रॉफिट जो है वो उगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो भी उन्होंने वेज निकाल लिए। एंड द बाउंटी, है ना, एंड द बाउंटी वाज पेड व्हेन अ टेल वाज गिवन एज प्रूफ दैट अ रेड हैड बीन किल्ड। ओके, तो इनाम कब दिया जाता था? इनाम तब दिया जाता था जब आप चूहे की पूंछ जो है वो ले जाके दिखाते थे कि हमने अब क्या कर दिया, इसको मार दिया। ठीक है, एंड सो द रेड कैचर्स टुक टू जस्ट clipping the tails and releasing the rats so that the process could be repeated ओवर द ओवर अगेन। तो क्या किया करते थे यहाँ के लोग क्या किया करते थे कि जो रेड कैचर्स थे, है ना, जो चूहे पकड़ते थे, वो क्या करते थे कि भाई चूहे को पकड़ते थे, उसकी जो टेल है वो काटते थे और उसके बाद वापस क्या कर देते थे, उसको छोड़ देते और टेल ले जाके दिखा देते थे कि हमने क्या कर दिया, चूहे को मार दिया। ठीक है, इस तरीके का काम ये करते थे। एंड ये बहुत बार रिपीट, इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करते थे और ओवर अगेन, एंड इसी तरीके से ये प्रॉफिट कमाते थे। एंड सम पीपल इन फैक्ट बिगिन राइजिंग रेट्स टू अर्न अ बाउंटी। ठीक है, और क्या करने लगे, और ये बोले कि अगर हमको ज़्यादा इनाम चाहिए तो हमको चूहों को क्या करना पड़ेगा, चूहों की संख्या में और वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ लोगों ने ये भी सोच लिया। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। एंड डिफीटेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द वीक द फ्रेंच वर फोर्स टू स्क्रैप द बाउंटी प्रोग्राम। ओके, तो उसने क्या देखा कि अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। ठीक है, ओके, ये जो रेजिस्टेंस है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको जो ये बाउंटी प्रोग्राम है इसको अब क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। स्क्रैप करने की सोची उन्होंने। ठीक है, कि जो इनामी प्रथा है इसको हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, क्यों बंद कर रहे थे वो? क्योंकि वियतनामीज के जो रेजिस्टेंस है उससे वो हार चुके थे। ठीक है, इसीलिए इन्होंने क्या किया, बोला कि हम क्या करते हैं, बाउंटी प्रोग्राम को स्क्रैप करते हैं। एंड नन ऑफ दीज प्रिवेंटेड अ ब्यूबोनिक प्लेग। ओके, तो
कोई ने भी इसको प्रिवेंट करने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी इसको प्रिवेंट नहीं किया, ये जो बबूनिक प्लेग जो है महामारी जो फैली थी उसे, एंड विच स्वेप्ट थ्रू द एरिया इन 1903 एंड इन सबसीक्वेंट ईयर्स। ओके, तो ये 1903 में जो फैली और उसके आसपास भी बहुत वे जो ईयर्स हैं उनमें भी ये फैली। ओके, एंड इन अ वे ओके, तो दोस्तों यहाँ एक वर्ड आ रहा है मिनास। मिनास का मतलब क्या होता है? खतरा। ठीक है, तो जैसे ही देखा उन्होंने कि भाई फ्रेंच को क्या है? खतरा है, तो फ्रेंच की पावर क्या हो गई? इस रेट के खतरे से, चूहों के जो खतरा था उनके ऊपर, चूहों का, क्योंकि चूहे से ही क्या हो रही थी? बीमारियां फैल रही थी, है ना। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने फ्रेंच की पावर्स को जो है वो क्या कर दिया दोस्तों? बहुत तरीके से कम कर दिया। एंड द कॉन्ट्राडिक्शंस इन देयर सिविलाइजिंग मिशन, और उनको जो उनका सिविलाइजिंग मिशन था कि हमको बिल्कुल फ्रेंच जैसे सबको बनाना है, ठीक है, बिल्कुल फ्रेंच कल्चर जो है यहाँ पे चलाना है, तो ये इनका जो सिविलाइजिंग मिशन था दोस्तों, ये बहुत ही एक तरीके से इसके चक्कर में जो है वो बहुत फीका पड़ता जा रहा था। एंड द एक्शंस ऑफ द रेड कैचर्स tells us the numerous small ways in which colonialism was fought in everyday life. ओके, तो अगर हम देखें तो कितना न्यूमरस स्मॉल वेज, मतलब कुछ ही तरीके हैं, है ना, क्योंकि जो रेड कैचर्स है उन्हीं ने बताया। ठीक है, समझ में आ रही है आप बात? आपको क्या बोला जा रहा है कि तो रेड कैचर्स के एक्शंस थे वो क्या कर रहे थे भाई? सीधे सीधे वही कर रहे थे कि चूहे बढ़ा रहे थे, मतलब किसी तरीके से और बढ़ाने की कोशिश करते जा रहे थे वो। ठीक है, तो और बड़ा बढ़ा के उन्होंने क्या बोला कि भाई बहुत ही कम वेज जो है, बहुत ही कम तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, इनको जो है, जो कॉलोनलिज्म के अगेंस्ट फाइट है उसको हम क्या कर सकते हैं? लड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर यहाँ कुछ है, डिस्कस कीजिए। व्हाट डज द 1903 प्लेग एंड द मेजर्स टू कंट्रोल, एंड इट टेल्स अबाउट द फ्रेंच कॉलोनियल एटीट्यूड टुवर्ड्स क्वेश्चंस ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन। तो हेल्थ एंड हाइजीन में फ्रेंच के टुवर्ड्स क्या क्वेश्चंस आए उस समय में, है ना, किस तरीके से महामारी फैली, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आपको बोला गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट बोल रहा है रिलीजन एंड एंटी कॉलोनलिज्म। अब रिलीजन के बेसिस पे जो है वो यहाँ पे बात आती है, एंटी कॉलोनलिज्म की यहाँ पे बात आती है। एंटी कॉलोनलिज्म का मतलब क्या होता है दोस्तों? एंटी कॉलोनलिज्म का मतलब होता है, देखो कॉलोनिज्म का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो? किसी कंट्री के ऊपर रूल कर रहे हो, यानी कि उसको अपनी कॉलोनी बना रहे हो, है ना। और एक वो होता है कि एंटी कॉलोनलिज्म का मतलब जब आप कॉलोनलिज्म का विरोध करते हो। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हम यहाँ पे। अब तो यहाँ क्या बोला जा रहा है? Colonial domination was exercised by control over all areas of private and public life. The French occupied Vietnam militarily, but they also sought to reshape social and cultural life, while religion played an important role in strengthening colonial control. It also provided ways of resistance. Let us consider how this happened. Okay, तो क्या है दोस्तों, सीधी सी बात है कि भाई कॉलोनियल डोमिनेशन जो है वो बढ़िया कंट्रोल तो किया जाता ही है, प्राइवेट और पब्लिक तरीके से, जिस भी तरीके से अपन उसको कहना चाहें, है ना। तो जो फ्रेंच ऑक्यूपाइड वियतनाम था, है ना, फ्रेंच ऑक्यूपाइड मिलिट्री वियतनाम, वियतनाम मिलिट्री, बट ऑल्सो शेप सॉरी सॉट टू रीशेप सोशल एंड कल्चरल लाइफ। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे रीशेप ना सामाजिक तरीके से, है ना, सांस्कृतिक तरीके से, यानी वहाँ पे जो कल्चरल लाइफ है उसको रीशेप करने के लिए, दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए वहाँ पे काम किया गया, क्योंकि फ्रेंच लोगों ने वहाँ पे उनका कल्चर भी बदलना चाहा, है ना, उनका रिलीजन वगैरह सब उनसे करवाना चाहा, जो अपना कल्चर है उसको वहाँ पे चलाना चाहा, है ना, वियतनाम के अंदर। एंड वाइल रिलीजन, अब देखिए रिलीजन जो है ये यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा था, जैसा कि अपन ने देखा था कि काफ़ी जो है वहाँ पे वो उस तरीके से उसमें जो है रिलीजन को कन्वर्ट करने में, है ना, और अपनी जो कल्चरल रीशेपिंग है ना, कल्चरल जो एक तरीके से कह सकते हैं कि इम्पोजमेंट है वहाँ, उसमें वो बहुत ज़्यादा हद तक सफल हो पाए थे। ठीक है, इसीलिए अगर अपन बोलें कि रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों कॉलोनियल कंट्रोल के अंदर, ठीक है, और उसको मजबूत करने को लेकर,
ठीक है। एंड इट्स ऑल्सो प्रोवाइडेड वे ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसी से फिर दोस्तों धीरे धीरे क्या होता है, वे ऑफ रेजिस्टेंस भी निकलते हैं, यानी विरोध के जो जड़ है वो भी यहीं से पैदा होती है। ठीक है, विरोध के तरीके भी निकलते हैं। तो इसके बाद क्या होता है ये हम देखते हैं। ठीक है, वियतनाम्स रिलीजियस बिलीव्स वर अ मिक्सचर ऑफ बुद्धिज्म, ओके, और कन्फ्यूशियनिज्म एंड लोकल प्रैक्टिस। ओके, अब ये कौन सा धर्म है दोस्तों, कन्फ्यूशियनिज्म। और ये भी क्या होता है, रिलीजन होता है, और वहाँ की जो लोकल प्रैक्टिसेस थी वो। ओके, क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच मिशनरीज। ओके, क्रिश्चियनिटी वहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है ना, फ्रेंच मिशनरीज के थ्रू। वर इनटॉलरेंट ऑफ दिस easy going attitude and viewed the Vietnamese tendency to revere the supernatural as something to be corrected, कि ये भाई इसको लाने के बाद काफ़ी हद तक लोग जो है वो हमारे भी पक्ष में हो जाएंगे, है ना। और जो इंटॉलरेंस है ना, वो भी क्या हो जाएगा, जो इंटॉलरेंस की, अगर हम इंटॉलरेंस की अगर अपन बात कर रहे थे कि ये जो इंटॉलरेंट है अब ये थोड़े से क्या हो जाएंगे, टॉलरेंट बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पे रिलीजन को वहाँ पे लेके आया गया था। एंड फ्रॉम द 18th सेंचुरी मैनी रिलीजियस मूवमेंट वर हॉस्टाइल टू द वेस्टर्न प्रेजेंस। ओके, 18th सेंचुरी में अगर अपन देखें दोस्तों तो बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट होते हैं। ठीक है, टू द वेस्टर्न प्रेजेंस। वेस्टर्न प्रेजेंस का मतलब क्या होता है, जो पश्चिमी देश हैं अगर वो यहाँ पे किसी भी दूसरे देश के अंदर आते हैं तो उन देशों के बीच में क्या बोलते हैं, 18th सेंचुरी में बहुत सारे धार्मिक रिवॉल्यूशन, धार्मिक आंदोलन हुए हैं। ठीक है, तो सभी कंट्रीज ने अपने अपने तरीके से जहाँ पे भी इन्होंने रूल किया है, पश्चिमी देशों ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने, वहाँ पे सभी में क्या हुआ है, विरोध हुआ है वहाँ पे। ठीक है, an early movement against French control and the spread of Christianity was Scholars Revolt in 1868। तो यही क्रिश्चियनिटी का जो ये फैला रहे थे अपना धर्म, ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए स्कॉलर रिवोल्ट कर देते हैं, स्कॉलर्स जो है वो क्या कर देते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं 1868। ओके, एंड दिस रिवोल्ट वाज लेड बाय ऑफिशियल्स एट द इंपीरियल कोर्ट। तो इंपीरियल कोर्ट, ओके, इंपीरियल कोर्ट में क्या कर देते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं। ओके, ऑफिशियल्स रहते हैं क्योंकि बस सभी। एंड बाय द स्प्रेड ऑफ कैथोलिसिज्म। कैथोलिसिज्म दोस्तों ये क्या है, कैथोलिसिज्म क्रिश्चियनिटी को ये बोलते हैं। ठीक है, एंड फ्रेंच पावर। ओके, एंड दे लेड अ जनरल अपराइजिंग इन NGUN Ha Tin provinces where over the 1,000 Catholics were killed। ओके, तो क्या बोल रहे थे ये, तो ये जो प्रोविंसेस थे, है ना, NGUN हा तीन, है ना, ये जो प्रोविंसेस थे यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कैथोलिक्स को दोस्तों इन्होंने मार दिया। ठीक है, एंड कैथोलिक मिशनरीज हैज बीन एक्टिव इन विनिंग कन्वर्ट्स सिंस द अर्ली 17th सेंचुरी एंड बाय द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी हैड कन्वर्टेड सम 3 लाख। ओके, तो क्या किया गया यहाँ पे, कैथोलिक जो मिशनरीज है ना, वो क्या हो गए, एक्टिव हो गए, क्या, एक्टिव इन विनिंग कन्वर्ट्स, अब कन्वर्टिंग करने लगे, है ना। मिडिल अगर अपन बात करें तो 18th सेंचुरी के मिडिल में, है ना, 18th सेंचुरी के मिडिल में इन्होंने कम से कम 3 लाख लोगों को क्या किया दोस्तों, कन्वर्ट किया। ओके, एंड द फ्रेंच क्रश्ड द मूवमेंट बट दिस अपराइजिंग सर्व्ड टू इंस्पायर अदर पैट्रियोट्स टू राइज अप अगेंस्ट देम। ओके, तो क्या हुआ, फ्रेंच ने इस मूवमेंट को क्या कर दिया, फ्रेंच ने इस मूवमेंट को दबा दिया, और मूवमेंट को दबाने के वजह से भी काफ़ी लोग भड़क गए, और भड़कने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि जब इन्होंने इस मूवमेंट को कुचलने की कोशिश की, इस मूवमेंट को क्रश किया, उसके बाद भी लोगों के ऊपर गुस्सा भड़का, और इन्होंने जो है लोगों के जो दूसरे पैट्रियोट्स जो हैं, जो कि देशभक्त हैं, उनको क्या किया, उनका फिर वहाँ पे उदय हुआ, और उनका भी क्या हुआ, अपराइजिंग हुई, वो भी क्या हुआ दोस्तों, इनका भी एक तरीके से कह सकते हैं कि वो भी उभर कर सामने आए। ठीक है, फ्रेंच लोगों के अगेंस्ट में। ठीक है, The elites in Vietnam were educated in Chinese and Confucianism। ओके, तो चाइनीज और कन्फ्यूशियनिज्म में ये क्या थे दोस्तों, जो अलाइट्स थे वियतनाम के, जो उत्कृष्ट वर्ग होता है हमारा, पढ़े लिखे लोग होते हैं अच्छे वियतनाम के अंदर, वो या तो चाइनीज से या कन्फ्यूशियनिज्म थे, इससे बढ़िया पढ़े लिखे होते हैं ये। ओके, बट रिलीजियस बिलीव्स अमंग द peasantry were shaped by a variety of syncretic traditions that combined Buddhism and local beliefs। Okay,
हाँ, तो सिंक्रेटिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सिंक्रेटिक का मतलब होता है समधर्मी, यानी एक ही धर्म के होते थे। ठीक है, तो सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस एंड दैट कंबाइंड बुद्धिज्म एंड लोकल बिलीफ्स, तो वहाँ पे बुद्धिज्म और लोकल बिलीफ्स होते वो भी वहाँ पे कंबाइंड थे। ठीक है, लोगों में एंड देयर वर मैनी पॉपुलर रिलीजन्स इन वियतनाम दैट वाज स्प्रेड बाय पीपल हु क्लेम्ड हैव सीन अ विजन ऑफ गॉड। ओके, तो बहुत सारे पॉपुलर रिलीजन वहाँ पे क्या थे? बहुत सारे पॉपुलर रिलीजन जो धर्म जो थे वहाँ पे वो विख्यात थे, और वहाँ के लोग हैं और वो क्या क्लेम करते थे? विजन ऑफ गॉड। ठीक है, एंड सम ऑफ these religious movements supported the French but others inspired movement against the colonial rule. ओके, तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे कुछ लोग जो थे रिलीजियस मूवमेंट चला रहे थे, है ना, कुछ जो थे रिलीजियस मूवमेंट ये फ्रेंच को सपोर्ट कर रहे थे, बट कुछ लोग जो थे, दूसरे लोग जो थे, वो किसके प्रति? जो फ्रेंच कॉलोनियल है, फ्रेंच जो अपन बोल सकते हैं एक कॉलोनियल रूल है, उसके खिलाफ क्या कर रहे थे? लोगों को इंस्पायर कर रहे थे। ठीक है, तो कुछ मूवमेंट थे जो कि उनका सपोर्ट कर रहे थे और कुछ जो थे वो विरोध कर रहे थे। ओके, एंड वन सच मूवमेंट वाज द हाउ हाउ, एक हुआ हाउ। हुआ हाउ एक ऐसी मूवमेंट था, ये 1939 में स्टार्ट होता है, एंड ग्रेट ग्रेट पॉपुलैरिटी इन फर्टाइल मैकोंग डेल्टा एरिया, बहुत ही फर्टाइल एरिया, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्टाइल मैकोंग डेल्टा एरिया, है ना। मैकोंग डेल्टा एरिया का मतलब क्या है दोस्तों? मैकोंग नदी बहती है इसके बाजू से, जो कि चाइना में स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये वियतनाम से होते हुए जाती है। ठीक है, तो मैकोंग के जो डेल्टा एरिया है वहाँ पे स्टार्ट होता है ये। ठीक है, और बहुत पॉपुलैरिटी मिलती है इसको यहाँ पे, एंड इट ड्रीव ऑन रिलीजियस आइडियाज पॉपुलर इन एंटी फ्रेंच अपराइजिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में जो एंटी फ्रेंच अपराइजिंग होती है, एंटी फ्रेंच लोगों की जो अपराइजिंग होती है, उसको ये क्या करता है दोस्तों? उसको ये, उसी के लिए क्या होता है? इसका जन्म होता है। ठीक है, एंड द फाउंडर ऑफ होआ हाउ वॉज द मैन कॉल्ड ह्यूम फू शो। तो ह्यूम फू शो जो है वो उसका नाम था, आदमी का, जो कि इसको लीड कर रहा था। ठीक है, और जो फाउंडर था इसका, ही परफॉर्म्ड मिराकल्स एंड हेल्प द पुअर, हिज क्रिटिसिज्म अगेंस्ट यूजलेस एक्सपेंडिचर हैड वाइल्ड अपील। ओके, तो क्या करता था? जो है गरीबों को मदद करता था, चमत्कार करता था, मिराकल्स। ठीक है, और क्रिटिसिज्म करता था दोस्तों। क्या कर क्रिटिसिज्म किस में क्रिटिसिज्म करता था? जो कि यूजलेस एक्सपेंडिचर किए जा रहे थे फ्रेंच कॉलोनियल रूल के थ्रू, उसके खिलाफ। ओके, एंड ही ऑल्सो अपोज द सेल ऑफ चाइल्ड ब्राइड्स। ओके, गैम्बलिंग, तो वहाँ पे जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है ना, गैम्बलिंग होती है, इन सबको वो क्या करता था? और अल्कोहल, ओपियम की जो यहाँ पे खेती होती है, यूज़ होता है ना, इन सबको क्या करता था दोस्तों? इन सबको ये यहाँ पे अपोज करता था। ठीक है, ओके, फिर क्या बोल रहा है? फिर द फ्रेंच ट्राई टू सप्रेस द मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय ह्यूंग फू शो। तो फ्रेंच ने बहुत ट्राई किया कि इसको क्या कर सकें? दबा सकें, इसको खत्म किया जा सके। एंड दे डिक्लेयर्ड हिम मैड, उसने उसको पागल घोषित कर दिया। किसनों ने? फ्रेंच लोगों ने। एंड कॉल्ड हिम अ मैड बॉन्ज। ओके, तो मैट बॉन्जे इन्होंने क्या कर दिया? उसको बोल दिया। ओके, को मैट बोंजे बोलने लगे। उसको क्या कर दिया दोस्तों? फिर इन्होंने मेंटल असाइलम भेज दिया गया। ओके, एंड इंटरेस्टिंगली द डॉक्टर हु हैड टू प्रूव हिम इनसेन बिकॉज हिज फॉलोअर, and finally in 1941 even a French doctor declared that he was sane. ओके, अब ये क्या है? इनसेन और सेन। तो जो डॉक्टर्स जो थे वहाँ पे, वो जो इसका इलाज कर रहे थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको पागल बता दिया, यानी इंसेन मतलब क्या होता है? पागल। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया? उन पागल बता दिया। ठीक है, एंड जो क्या बोल सकते हैं अपन, इन पागल बता दिया, और क्या हो गए? फॉलोअर हो गए उनके। एंड फाइनली इन 1941 इवन द फ्रेंच डॉक्टर डिक्लेयर्ड ही वाज सेन। फ्रेंच डॉक्टर्स ने भी 1941 में डिक्लेयर कर दिया कि वो है क्या है? पागल नहीं है। ठीक है, सेन का मतलब क्या? समझदार होता है। ठीक है, और इनसेन का मतलब पागल होता है। ठीक है, एंड फिर द फ्रेंच अथॉरिटीज एक्साइल्ड हिम टू लाओस and sent many of his followers to concentration camps। तो concentration camps में उनके followers को डाल दिया गया और उनको exile दे दिया गया, यानी कि देश निकाला दे दिया गया। कहाँ पर? लाओस, है ना, जो कि उनका पड़ोसी देश है, वहाँ पे उनको भेज दिया गया। ठीक है दोस्तों, फिर
The movements like always had a contradictory relationship with mainstream nationalism. ओके, तो ये जो मूवमेंट्स हुए हो रहे थे, है ना, ये सब मूवमेंट लाइक सिख मतलब ये जो चला रहे थे मूवमेंट, है ना, ये जो ऐसे जो मूवमेंट्स थे, ये हमेशा जो मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म होता है इससे हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट्स करते ही आए हैं, यानी इनके हम बीच में हमेशा जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन रहा है, यानी एक दूसरे का अंतर विरोध यहाँ पे रहा है। एंड पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर ड्रू अपॉन देयर सपोर्ट बट वर अनईजी अबाउट देयर एक्टिविटीज़। यह है ना, किसी को किसी का काम नहीं कर पसंद आता, तो पॉलिटिकल पार्टीज उनके बीच में ही क्या हो रहे थे यहाँ पे, मतभेद बन जा रहे हैं। एंड दे कुड नाइदर कंट्रोल और डिसिप्लिन दीज ग्रुप्स, तो ये इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते और डिसिप्लिन भी नहीं कर पा रहे थे। नॉट सपोर्ट देयर रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस, और ना ही उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो इस तरीके से दोस्तों एकता एक तरीके से वहाँ पे नहीं थी, ये हम कह सकते हैं। ठीक है। एंड येट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मूवमेंट्स in arousing anti-imperialist sentiments should not be underestimated। ओके, तो ये तो अपन कह सकते हैं कि इन मूवमेंट्स की वजह से एक तरीके से एंटी इम्पीरियलिस्ट सेंटिमेंट्स जरूर जागे थे लोगों के अंदर। ओके, ये इसका सिग्निफिकेंस रहा था, ये हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब जब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे तो वो क्या पढ़ेंगे, द विजन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन का जो इनका विजन था फ्रेंच लोगों का वियतनाम के अंदर, वो क्या था, ये हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली अच्छी वीडियोज़ जो है दोस्तों वो आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।